स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 स्टेट्स के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस है उसको अनाउंस किया गया था। तो राजस्थान का जो वोटिंग का जो डे यहाँ पे डिसाइड किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका बेसिकली यहाँ पे जो कोलिजन है वो आपको देखने के लिए मिला। जो वेडिंग का जो सीजन है वो स्टार्ट होता है उसी दिन के साथ में। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डेट्स हैं वो यहाँ पे चेंज की गई हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा इनको इंक्रीज किया गया है वोटिंग का जो दिन है राजस्थान के रिगार्डिंग में। स्टेट असेंबलीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 170 के अंदर में बेसिकली बताया गया है। इसके स्ट्रेंथ के बारे में 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, वो हमारे यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं उन्हीं के अंदर वो इस्टेब्लिश की गई है प्रेजेंट समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आर्टिकल 172 बेसिकली क्या बताता है। जो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है कि 5 ईयर्स के अंदर इसको डिजोल्व किया जाएगा, मींस भंग किया जाएगा। और आर्टिकल 173 क्या बताता है, वो बताता है क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, इजराइल के अंदर में जो यहाँ पे कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हुई हैं उसी के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन है वो लॉन्च किया जाएगा। उस ऑपरेशन का नाम है स्टूडेंट्स ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस को वहाँ पे इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। अगर किसी भी कंट्री के अंदर में वहाँ पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन क्रिएट होता है, सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो इंडियंस को इवैक्यूएट हमारी ही गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और आप देखिए काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर हमारे जो सिटीजन्स हैं या हमारे जो रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है इंडियंस के द्वारा। इसके अलावा देखिए कि हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनसे भी जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी हमने इवैक्यूएट किया है। इजराइल के अंदर ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के अंदर जब 2006 के समय जो हजीबुल्लाह का जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो 2006 के समय भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इजराइल से रिलेटेड ही ऑपरेशन जो सुकून है उसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट, रिसेंट ईयर्स के अंदर ही हमारे जो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको वहाँ पे इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, अब देखिए कि अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन कावेरी है वो हमने इसको लॉन्च किया। ऑपरेशन कावेरी का वो कहाँ के लिए हमने लॉन्च किया था, जो सूडान का जो एरिया है, जो सूडान जो है वहाँ पे जो अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट होने के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन कावेरी है उसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूक्रेन वॉर का जो सिचुएशन है, रसिया एंड यूक्रेन वॉर का, उस समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा किसके समय में है, यूक्रेन वॉर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उस समय में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1990 के समय में, जो 90s का एरा है, उस समय कुवैत के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी और वहाँ पे 1,70,000 के आसपास जो इंडियंस है वो वहाँ पे हुआ करते थे। 1,70,000 के आसपास जो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उन सभी को एयरलिफ्ट किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1990s के समय में। इसके अलावा आप देखें कि वंदे भारत समुद्र सेतु जो स्कीम है कोविड-19 के समय जो इंडियंस को बाहर से दूसरे कंट्रीज से लाने के लिए जो समुद्र सेतु है, समुद्र सेतु बेसिकली नेवी के पर्सपेक्टिव से था। समुद्र सेतु ये किसके पर्सपेक्टिव से है, नेवी के पर्सपेक्टिव से है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो वंदे भारत स्कीम है, जो वंदे भारत के थ्रू एयरलिफ्ट किया गया था उस समय में इंडियंस को। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशन है। 2015-16 के समय भी हमने ऑपरेशन संकट मोचन है, ऑपरेशन मैत्री है, ऑपरेशन राहत है, ऐसे काफ़ी सारे जो ऑपरेशन है वो हमने चलाए गए थे। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क इस वजह से है कि पिछले ही कुछ दिनों में 2021 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था।
तो ये बताइए आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये कहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ जहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के रिगार्डिंग में ऑपरेशन देवी शक्ति है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या ये तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के समय लॉन्च किया गया था या किसी दूसरे एरिया के अंदर लॉन्च किया गया, कहीं पे कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ उस समय में, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ये आप ज़रूर से गूगल करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ जज के बारे में है, मणिपुर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है। तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के बारे में जो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 222 आर्टिकल है। अब आप देखिए कि इस आर्टिकल को अगर हम जस्ट वन डाउन अगर हम इसको करते हैं, वैसे ही बेसिकली पर्पज़ है याद करने का थोड़ा। आर्टिकल 111 के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिकल 111 किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट का असेंट। प्रेसिडेंट का असेंट, जैसे कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया, प्रेसिडेंट जब तक उस बिल को साइन नहीं करेंगे वो एक्ट के रूप में नहीं बनेगा। तो आर्टिकल 111 है जो जस्ट अगर हम इसका कंपेयर करें, एक 222 है 111 की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट असेंट के बारे में है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो असेंट दिया जाता है, जैसे रिसेंटली अभी जो नारी रिजर्वेशन, जो वुमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो बिल लाया गया था नारी वंदना टाइप का, तो उसको वहाँ पे जो असेंट दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 222 के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली पावर है कि जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसी कंट्री के किसी भी रीजन का जो हाई कोर्ट है उससे दूसरे हाई कोर्ट के अंदर में इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब ये पावर किसके पास में है, सीजीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सीजीआई के द्वारा जो रिपोर्ट है वो दी जाती है किसको, लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर के द्वारा पीएम को, पीएम के द्वारा प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है और प्रेसिडेंट उस समय में इसका ट्रांसफ़र करते हैं सीजीआई के कंसल्टेशन के साथ में। बट आप देखें कि यहाँ पे ट्रांसफ़र किसका किया जाएगा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या जज का ट्रांसफ़र होगा या वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी जो चीफ जस्टिस है ना, जैसे राजस्थान का कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है तो उसका भी क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यस, जज प्लस में जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है हाई कोर्ट के जज के रूप में। मेन प्रोविज़न क्या है हमारे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट को या सीजीआई को क्या पावर है यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ट्रांसफ़र करने के बिहाइंड में। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशल जो सिस्टम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर दिया गया है सीजीआई को कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, या अगर हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पे जो टैलेंटेड पीपल्स हैं उनको एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर में, और भी अगर हम प्रोविजंस के बारे में बात करें तो एक्सचेंज ऑफ टैलेंट है। एक्सचेंज ऑफ टैलेंट है, ये एक मेन रीज़न है कि टैलेंट का एक्सचेंज करना ज़रूरी है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर में। काफ़ी सारे ऐसे जो जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड जो लोग हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक जो हाई कोर्ट है उससे दूसरे हाई कोर्ट के अंदर में। और सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कि लोकल लेवल के ऊपर कोई ग्रुपिंग है वो ना बने, तो लोकल जो ग्रुपिंग का जो सिस्टम है ना, लोकल जो ग्रुपिंग का सिस्टम है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो ट्रांसफ़र्स हैं वो किए जाते हैं सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। सीजी जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, जज को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। आर्टिकल क्या है 222 है जो बेसिकली पावर देता है हमारे यहाँ पे कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। स्टूडेंट्स आपको अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मैक्सिमम जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो सभी किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंडर में हैं, किसी ना किसी स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में उनको रखा गया है। हमारा जो दिल्ली नाम का यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली जो है दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, पटियाला हाई कोर्ट आपने रीड किया होगा काफ़ी बार न्यूज़पेपर के अंदर में। पटियाला हाई कोर्ट मीन्स पटियाला वाली जगह नहीं है, पटियाला जो दिल्ली के अंदर जो हाई कोर्ट है उसको बोलते हैं पटियाला हाई कोर्ट के रूप में। पटियाला हाउस है वहाँ पे सिचुएटेड। अगर हम बात करें वैसे जो पटियाला है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो भी एक यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट है। इसके अलावा जो मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज हैं किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंडर में हैं, जैसे कि आप देखिए कि अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर में है। पुडुचेरी को कल हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर पुडुचेरी सिचुएटेड है, तो उसका जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है।
अगर हम बात करें लक्षद्वीप को केरल हाई कोर्ट के अंदर में रखा गया है, और दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव है, इनको बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में रखा गया है। दिस इज ऑल अबाउट द हाई कोर्ट सिस्टम। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में। स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आप अपना पॉलिटी का जो बुक है उसके अंदर हाई कोर्ट्स का जो चैप्टर है उसको जाके रीड करना, और उस चैप्टर के अंदर एक टेबल दी होगी। अगर आप लक्ष्मीकांत बुक को रीड करते हो तो उसके अंदर एक टेबल दी हुई है कि कौन सा हाई कोर्ट है कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है। तो हमारा ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो 2 या 3 स्टेट्स हैं जिनको कवर किया जाता है? क्या वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है? क्या वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिसके अंदर 2 या 3 जो जजेस हैं, 2 या 3 जो स्टेट्स हैं जिनको कवर किया जाता है? क्या वो नागपुर का हाई कोर्ट है? तो इस तरीके से आप इसको रीड करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से आसानी रहेगी, क्योंकि एक बार ये हरियाणा पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन से हाई कोर्ट के द्वारा जो मैक्सिमम जजेज, मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं जिनको कवर किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, काफ़ी बार एक क्वेश्चन और आपको देखने के लिए मिलेगा पीसीएस के पेपर्स के अंदर में कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं, क्या कि आप देखिएगा अगर हम बात करें राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में, तो राजस्थान हाई कोर्ट की जो मेन बेंच है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान हाई कोर्ट की जो मेन बेंच है वो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। बट उसका एक आपको जो मेन एक जो एसोसिएट जो बेंच है वो आपको देखने के लिए मिलेगी जयपुर के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में, तो आपको जबलपुर के अंदर में, इंदौर के अंदर इनकी जो बेंच हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अलग अलग जो बेंचेज हैं वो कहाँ पे हैं, क्योंकि इसमें नागपुर भी है और कौन कौन से रीजन्स है। ऐसे आपको अलग अलग स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा बेंच है या 2 या 3 हाई कोर्ट की जो बेंच है। तो आप उसको टेबल को एक बार ज़रूर से एनालाइज करना इस पर्सपेक्टिव में कि कौन कौन से हाई कोर्ट की जो बेंच है कहाँ पे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो बिहार का जो रीजन है, बिहार मिथिला का जो रीजन है, उसके अंदर एक पूजा है वो की जाती है। पूजा को बोलते हैं छठ पूजा। छठ पूजा का जो त्यौहार है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर आप उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसके अंदर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार का जो रीजन है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ रीजन है जहाँ पे छठ पूजा है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये काफ़ी सारे जो माइग्रेंट्स लोग हैं वो दिल्ली के अंदर रहा करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 1000 के आसपास जो छठ के रिगार्डिंग में जो घाट्स हैं वो बनाए जाएंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पे घाट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो पूजा किया जाता है उसके अंदर जो वाटर है, जो पानी का अवेलेबिलिटी है, पानी के अंदर बेसिकली वहाँ पे अपने आप को डिप करते हैं और वहाँ पे जो सन है उसकी पूजा की जाती है, जो सन गॉड है उसकी पूजा की जाएगी। और इसके अंदर आप एक चीज़ और देखना, मैक्सिमम ऐसा हम कॉमन लाइफ के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही आप सक्सेस के लिए रेज करोगे ना स्टूडेंट्स, सक्सेस के रेज करोगे तो उस समय आपके काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बनते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनेंगे, काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जैसे आप सपोज कीजिए कि मैंने भी अगर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो इनिशियल फेज़ के अंदर कोई 2 या 4 लोग हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में जो अगर हम लोगों के बारे में बात करें तो 220 के आसपास लोग हैं, 220 230 के आसपास लोग हैं। वो बात अलग है कि जो दाएं हिंदू का डिस्कशन देखते नहीं है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि जो छठ का जो त्यौहार जो मनाया जाता है ना, ये फर्स्ट ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा एक फेस्टिवल है जिसके अंदर में सूरज का जो डूबना होता है ना, जो सनसेट का जो समय होता है उस समय में उसको यहाँ पे जो पूजा है वो उसकी की जाती है सनसेट के समय में। तो ये बेसिकली ऐसा फेस्टिवल है कि डूबते हुए सूरज को, जो हमारे यहाँ पे किसी का जो डाउनफॉल है उसके पर्सपेक्टिव में उसको डिसाइड किया जाता है कि इसका जो सूरज है वो डूब रहा है। तो डूबता हुआ जो सूरज है उसका जो पहला त्यौहार है जिसको यहाँ पे मनाया जाता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के रीजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश से रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है, ये वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक लीडर हैं, पहले सीएम भी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तो स्टूडेंट्स कल यहाँ पे जो बर्थ एनिवर्सरी था वो था जेपी का, जयप्रकाश नारायण का बर्थ एनिवर्सरी था, और उन्हीं को ये बेसिकली वो जो ट्राइब्यूट है वो पे करने के लिए गए थे, बट वो गेट्स क्लोज होने की वजह से इनके द्वारा इस तरीके से जो गेट को क्रॉस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेपी के बारे में, तो स्टूडेंट्स आपको जेपी के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्हीं के जो इफ़र्ट्स हैं, इन्हीं के द्वारा जो रिवॉल्यूशन चलाई गई जिसको कि संपूर्ण क्रांति का नाम देते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन का जो नाम हम देते हैं। तो आप देखिए कि जो संपूर्ण क्रांति इनके द्वारा चलाई गई थी उसी की वजह से 1978-79 के समय फर्स्ट जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, फर्स्ट जो
नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट डज नॉट बिलोंग टू कांग्रेस, या फर्स्ट नॉन कांग्रेस का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेपी का जो हेल्थ है वो खराब होने की वजह से उस समय जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ पे पावर के अंदर में आती है तो मोरारजी देसाई हैं, उनको वहाँ पे जो पीएम है वो बनाया गया था। जेपी का तो हेल्थ उस समय में खराब हो चुका था इस वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो जयप्रकाश नारायण एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग में। 1902 के समय इनका जन्म होता है बिहार के रीजन के अंदर में। कार्ल मार्क्स नाम के जो पर्सन है, कार्ल मार्क्स नाम के जो लेबर रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में, लेबर कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको जो प्रॉपर वर्किंग आवर हैं, लेबर क्लास जो मूवमेंट्स हैं उन सभी से रिलेटेड हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उनसे ये इंस्पायर हुआ करते थे। इनके द्वारा हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, उनके साथ में इन्होंने मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि आने वाला जो दिन है 11 नवंबर का जो दिन है, नेक्स्ट जो मंथ है उसके दिन इनका जो बर्थ है वो सेलिब्रेट किया जाता है एजुकेशन डे के रूप में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हुआ करते थे। इनके द्वारा आईसीसीआर है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है जिनको इनके द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट अगर हम जेपी के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो अबुल कलाम आज़ाद के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आप देखिए कि जो सीएसपी नाम की पार्टी है, सीएसपी नाम की पार्टी कौन सी है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, उसके ये फाउंडर हुआ करते थे, इनके साथ में जो हमारे लोहिया हैं, लोहिया भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं स्टूडेंट्स। जो इनिशियल हमारा जो 25 ईयर्स की जो जर्नी है ना, हमारा जो फ्रीडम के बाद में और 25 ईयर्स की जो पॉलिटिकल जर्नी है उसके अंदर में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने अपोजिशन में रहते हुए भी काफ़ी अच्छे वर्क किए हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में जो अपोजिशन है उसको वैल्यू दिया गया, अपोजिशन की तरह रजिस्ट किया गया हर एक मूवमेंट को। जैसे राम मनोहर लोहिया का एक बात आपने कभी अगर सुना होगा, आप लिटिल बिट अगर पॉलिटिकल इंटरेस्टेड हो, कि जो सरकार जनता होती है वो कभी 5 ईयर्स के लिए वेट नहीं करेगी कि 5 ईयर्स के बाद में यहाँ पे इलेक्शंस होंगे और हम वहाँ पे जो सरकार है उसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। ऐसा जो जनता है कभी 5 साल इंतजार नहीं करती है। राम मनोहर लोहिया का एक स्टेटमेंट है। जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को इन्होंने कोट करते हुए जस्ट बिफोर द इमरजेंसी इन्होंने कोट किया था कि सिंहासन खाली करो जनता आती होगी। ये उनकी यहाँ पे पोएम है जिसको इन्होंने कोट किया गया था। तो सीएसपी को इन्होंने चलाया। इसके अलावा जो टोटल रिवॉल्यूशन है इमरजेंसी के समय में, जो टोटल रिवॉल्यूशन है वो इनके द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक पोर्ट के बारे में है। आपको यहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कभी कभी यूपीएससी के द्वारा ऐसे जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। ये कंटेनर के रिगार्डिंग में पोर्ट है। हमारे लिए ये जो कंट्रोवर्सी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब आप पोर्ट का जो नाम देखिए, विजिंगजम नाम का पोर्ट है। विजिंगजम नाम का जो पोर्ट है भाई कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? ये केरला के अंदर सिचुएटेड है। केरला के अंदर जो त्रिवेंद्रपुरम का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस पे इस पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। अडानी ग्रुप का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। ये पोर्ट बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 75% इंडिया का जो कंटेनर का जो ट्रेड है या सी पोर्ट है इसको डेवलप किया गया है कंटेनर ट्रेड को यहाँ पे डील करने के रिगार्डिंग में। अब देखिए कि हमारा अगर हम सिविल सर्विस प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो 2016 का जो पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा कि अभी रिसेंटली एक स्टेट के द्वारा आर्टिफिशियल पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है कि समुद्र का जो पानी है वो स्टेट अपने अंदर में ला सके, अपने पास उसको यूज कर सके। तो राजस्थान के द्वारा बेसिकली ये पोर्ट है वो बनाया गया था। राजस्थान के द्वारा ये पोर्ट है उसको बनाया गया था आर्टिफिशियल पोर्ट को। राजस्थान के अंदर एक जिला है जालोर। अब ये जालोर सपोज कीजिए राजस्थान है, तो स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर जालोर है। यहाँ पे आपको गुजरात देखने के लिए मिलेगा, कल हमने यहाँ पे जो एरिया है मोरबी का जो एरिया है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो जालोर है यहाँ से बेसिकली जो आर्टिफिशियल पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है जिससे कि अरेबियन सी का जो वाटर है उसको यूज किया जा सके। तो ऐसे आपसे जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान गुजरात का जब भी हम बात करते हैं तो अरावली हिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए।
अरावली हिल्स बेसिकली आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती हैं और अरावली हिल्स का ही एक रीजन है राजस्थान के अंदर, जो बारिश है वो काफ़ी कम है। आप देखिए कि हम रीड करते हैं साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, तो इसका जो विंड्स हैं वो इस तरीके से फ्लो करती हैं, तो ये राजस्थान के अंदर में जब आएंगी तो उसके पैरेलल होने की वजह से, जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके पैरेलल होने की वजह से हमारे यहाँ पे अरावली का जो बारिश है वो कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उन रेनफॉल्स को ये रेजिस्ट है वो क्रिएट नहीं करती हैं। अगर इस तरीके से होती उसका जो जोग्राफिकल पोजीशन अरावली का, तो राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो बारिश है वो देखने के लिए मिलती। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरावली का, एक पॉजिटिव भी है स्टूडेंट कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो डेजर्ट के अंदर में यहाँ पे जो डेजर्ट को एक एरिया के अंदर जो यहाँ पे कन्फाइन करती है उसको रोकती है अरावली। नहीं, आपको ईस्टर्न राजस्थान के अंदर भी जो डेजर्ट है वो इंक्रीज हो जाए अगर अरावली यहाँ पे ना हो तो। अरावली का जो इनिशियल जो है वो कहाँ से है, यहाँ पे गुजरात से आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसका एक्सटेंशन है दिल्ली का जो रीजन है वहाँ तक, दिल्ली का जो रीजन है वहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। ये जो हरियाणा का जो पार्ट है, साउथ हरियाणा एंड जो मेवात का जो रीजन है उसके अंदर भी अरावली का जो पहाड़ हैं जो देखने के लिए मिलेंगे। और दिल्ली के अंदर हमारा जो सबसे पॉलिटिकल जो पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल पोस्ट कौन सा है, रायसेना हिल्स, जहाँ पे हमारे जो पावर हाउस है, पीएम ऑफिस एंड ये सब बने हुए हैं। तो रायसेना हिल्स तक इसका एक्सटेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और रायसेना हिल्स के बाद में आप देखिएगा हरिद्वार तक ये है अरावली, बट वहाँ पे इसका जो अंडरग्राउंड डेवलपमेंट है वो है अरावली का। तो दिस इज ऑल अबाउट द अरावली। अरावली का हाईएस्ट पीक के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक जगह है माउंट आबू, आपने सुना होगा, वहीं पे एक जो हाईएस्ट पीक है इसका गुरु शिखर, गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है, 1722 मीटर उसका हाइट है। दिस इज ऑल अबाउट द गुरु शिखर अरावली, उसके बारे में डिस्कस किया। 2016 का एक क्वेश्चन था आर्टिफिशियल पोर्ट के बारे में। एक नया पोर्ट हमारे यहाँ पे बन रहा है, पोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, विजिंगजम पोर्ट है नियर द त्रिवेंद्रपुरम, और केरल के अंदर इसको बनाया गया है पीपीपी मॉडल के ऊपर में। हमारा जो कंटेनर ट्रेड है उसको ये डील करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम एक और बात करेंगे यहाँ पे पोर्ट के रिगार्डिंग में, आप बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस करना, हमारे यहाँ पे जो मेजर पोर्ट हैं वो कितने हैं, मेजर पोर्ट कितने हैं, क्या हमारे यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर मेजर पोर्ट कितने हैं, 6 हैं। ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर मेजर पोर्ट कितने हैं, 6 हैं। तो आपको ये जो पोर्ट्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर पोर्ट्स का जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो काफ़ी लेट क्यों हुआ, उसके बिहाइंड के रीज़न ये हैं कि हमारे जो मेजर पोर्ट हुआ करते थे, जैसे चिटगांव का पोर्ट है काफ़ी फेमस पोर्ट है, इसके अलावा जो कराची का पोर्ट है, ये दोनों पार्टीशन के समय पाकिस्तान को चले गए थे, दोनों पार्टीशन के समय कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान को। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो पोर्ट्स है उनका काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ। JNPT है, मद्रास पोर्ट है, हमारे यहाँ पे जो कैलकाटा का पोर्ट है, हुगली पोर्ट, ऐसे कुछ हैं जो एग्जाम्पल हैं। तो 12 मेजर पोर्ट हैं जिसमें 6 वेस्टर्न पार्ट के अंदर, 6 ईस्टर्न के पास हैं। तो आप मेजर पोर्ट्स के बारे में एक बार रीड करना कि मेजर पोर्ट्स क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। JNPT को काउंटर करने के लिए कौन सा पोर्ट यहाँ पे बनाया गया है, कांडला, मुंद्रा, ऐसे कुछ पोर्ट्स हैं जो न्यूज़ के अंदर हैं। और रिसेंटली जो हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में रीड किया था ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जो रीड किया था, उसके अंदर भी देखिए इंडिया के जो 3 पोर्ट्स हैं उसको जॉइंट करने की बात की गई है। हमारा जो कांडला एंड मुंद्रा पोर्ट है गुजरात के अंदर में, और यहाँ पे JNPT है, तो इन तीनों पोर्ट्स को यहाँ पे बेसिकली जोड़ा जाएगा इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में, जो G20 की मीटिंग के अंदर अनाउंस किया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है जो यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, MTP का लास्ट ईयर भी ये न्यूज़ के अंदर में था। क्यों न्यूज़ के अंदर था, USA के अंदर में एक केस आया था और उस केस के अंदर उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था। उस समय भी MTP न्यूज़ के अंदर था, बेसिकली इंडियन प्रोविजंस के रिगार्डिंग में कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के रिगार्डिंग में क्या कानून है उसके ही रिगार्डिंग में। सबसे पहले हम बात करेंगे MTP के बारे में। पहले न्यूज़ के बारे में देखते हैं। एक वुमेन है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जो केस है वो फाइल किया है कि उनको राइट है यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का।
बेसिकली स्टूडेंट्स राइट्स है 26 वीक्स का जो यहाँ पे वुमेन उनका जो प्रेगनेंसी है उसको ये बेसिकली एंड करना चाहते हैं। उसके बिहाइंड के कुछ रीजन दिए गए हैं कि वुमेन के द्वारा यहाँ पे रीजन दिए गया कि मेरी मेंटल सिचुएशन है वो सही नहीं है, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं उनके पास में, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो मेडिकल जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के रिगार्डिंग में ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले 1971 के समय हमारे यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि मेडिकल वे में जो प्रेगनेंसी है उसको कैसे टर्मिनेट किया जाए उसका कानून आया। फिर उसके बाद में एक हमारे यहाँ पे 2021 के समय कानून आया, 2021 के समय। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोविजन 0 to 12, अगर 0 से लेकर 12 वीक्स का आपका प्रेगनेंसी है तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। एक अगर डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट कर दिया गया कि आप इस प्रेगनेंसी को यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हो, 1 रजिस्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफाइड है उसके द्वारा यहाँ पे इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टेन्योर को इंक्रीज किया गया और यहाँ पे 0 से लेकर जो 20 तक है, ये 12 से 20, पहले 12 हुआ करता था, अब 0 से 20 वीक्स का समय कर दिया गया। उसको यहाँ पे अगर टर्मिनेट करना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ये कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे 12 से लेकर जो 20 है इसके अंदर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ करते थे, यहाँ पे ऑलरेडी इस 20 को कवर कर लिया गया। उसके बिहाइंड के रीजन क्या है? रीजन ये है, देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है उसके काफ़ी सारे ऐसे केस चल रहे थे कि जिसके अंदर महिलाओं का डेथ होता है, ऐसे क्लिनिक्स है जहाँ पे उनका टर्मिनेशन किया जाता है इलीगल वे में। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो वीक्स है इनको इंक्रीज किया गया, उसी की वजह से यहाँ पे आप देखिए कि 12 टू जो 20 है उसके अंदर 2 है, यहाँ पे कर दिया गया 20 से लेकर 24 वीक तक। यहाँ पे बेसिकली 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा इसको यहाँ पे डील किया जाएगा। उसके बाद में कोई भी प्रोविज़न नहीं है 1971 का। देखिए कि उस समय का जो कानून बना, उस समय के जो प्रोविजंस है, उस समय का जो सोशल स्टेटस है, जो भी केसेस है उसके अकॉर्डिंग में कानून बना है। ये 50 ईयर्स के बाद में जो कानून है वो बना है, तो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि सोशल स्टेटस चेंज होता है। उस समय देखिए कि जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब प्रेजेंट में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आफ्टर द 24 वीक्स, जो 24 वीक्स के बाद का भी जो समय है उसके अंदर भी मेडिकल जो प्रेगनेंसी है उसको यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है, इसको भी अलाउ किया। किसके द्वारा किया जाएगा? मेडिकल बोर्ड बनेगा। मेडिकल बोर्ड हर एक स्टेट के अंदर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, और मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि इस प्रेगनेंसी को यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसकी वजह से जो महिला है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी ही यहाँ पे लाइफ के ऊपर डेंजर क्रिएट हो जाए, ऐसा कोई मेडिकल का कोई यहाँ पे केस है वो डेवलप हो, तो मेडिकल जो बोर्ड है उसके द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर में और भी काफ़ी सारे लोगों को कवर किया गया है, जैसे रेप विक्टिम है, कोई माइनर बच्चा है उसको कोई यहाँ पे किसी रीजन की वजह से वो हुआ है तो उसको भी यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो 7 ऐसे जो केसेस है रखे गए हैं जिसके अंदर उनका जो मेडिकल जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। 24 वीक्स के बाद में भी मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा। वो कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसे केस आपको देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे 2 जजेज का जो बेंच है वो बनाया गया था, 1 जज के द्वारा यस एंड नो के पर्सपेक्टिव में जवाब दिया गया है। अब इनके द्वारा बोला गया है कि एक नई जो बेंच है वो बनाइए, 3 जज बेंच बनाइए, बड़ी बेंच बनेगी तो यहाँ पे जो ओपिनियन है बेटर वे में आ पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जजेस के द्वारा एक बात बोली गई कि जो रिप्रोडक्टिव जो वुमेन है उसका ऑटोनॉमी है, बिल्कुल मानते हैं, उनका बॉडी के ऊपर उनका कंप्लीटली ऑटोनॉमी है, पर जो राइट टू बोर्न, जो अनबोर्न जो बच्चा है, जो बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बेसिकली जो बच्चा है, तो उसके जो राइट है उसको भी हम यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते कि उसको यहाँ पे राइट, लाइफ का कोई राइट नहीं है, उसको भी यहाँ पे राइट है। तो अनबोर्न के पर्सपेक्टिव में, राइट के पर्सपेक्टिव में, 1 के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे जो बेंच है वो डिवाइड हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस एक्ट का एक और कंसर्न्स काफ़ी सारे रेज किए गए थे इंडिया के अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके द्वारा। यहाँ पे बेसिकली जो अनमेरिड वुमेन हैं उनको यहाँ पे काउंट किया गया था कि अनमेरिड वुमेन अगर प्रेग्नेंट होती हैं, अगर अनमेरिड वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उनका जो प्रेगनेंसी है उसको भी टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया गया।
यहाँ पे एक प्रोविजन रखा गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो फेलियर है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जाते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर यहाँ पे फेलियर होता है तो उस समय भी जो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव का जो फेलियर है उसको भी काउंट किया गया, उस समय भी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द सम प्रोविजंस ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके थ्रू यहाँ पे जो सेप जो मेडिकल वे में जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के रिगार्डिंग में है, उसको चेंज किया गया। वीक्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कुछ दिन पहले जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में रीड किया था वर्किंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कभी ना कभी आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे आप देखेंगे 2017 के समय जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसको अमेंड किया गया कि महिलाओं को इतना दिन का जो वीक्स का जो छुट्टी है वो मिलेगा और उसमें आपको जो सैलरी है वो भी देना होगा, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी वहाँ पे कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 2019 का जो प्रीलिम्स है उस समय में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो 2 साल हो चुके थे, कोई न्यूज़ के अंदर भी नहीं था, बट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछा गया। उसके अंदर ये भी पूछ लिया गया कि अगर बच्चा है तो बच्चे को जो क्रेचे का जो फैसिलिटी है उसके अंदर में जो झूले का जो फैसिलिटी होता है बच्चे के लिए, तो वो कहाँ पे अलाउ किया गया है। दैट्स ऑल द दिस एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अनमेरिड वुमेन्स का था, इसी का जो क्वेश्चन है वो रेज किए गए थे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को ऐड किया गया, जो अनमेरिड वुमेन्स को अलाउ किया गया, तो उसके क्वेश्चन थे कि इंडियन सोसाइटी में ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में ये कानून है वो लाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन कमीशंस के बारे में है, इंफॉर्मेशन कमीशंस के अंदर आप देखिए कि आईटी एक्ट के थ्रू जो यहाँ पे काफ़ी सारे जो केस हैं वो फाइल किए जाते हैं। आपको भी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अंडर में जो केस है वो फाइल करना चाहिए। किसी के रिगार्ड में कर दीजिए, आप अपना खुद का डिग्री के रिगार्डिंग में आरटीआई है उसको जो ज़रूर से लगाइए, और आरटीआई लगा के अपना जो डिग्री है उसका वैलिडिटी पूछिए। कोई कुछ भी प्रोविज़न जो आपको लगता है आरटीआई ज़रूर से लगाना, ये आपको अधिकार है वो मिला है, तो इस अधिकार को वेस्ट ना जाने दीजिए, इसको यूज़ करना अच्छे से। एक बार आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपको अधिकार है इस चीज़ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो पेंडेंसी है उसी के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है कि काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग है। देखिए 3 लाख के आसपास जो केसेस हैं यहाँ पे पेंडिंग है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जिसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है, 1997 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी हमने बात की थी। इबेन नाम की जो जगह है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। हमारे जो इंडियन ओशियन जिसमें अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके भी कंट्रीज हैं, इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के भी हैं। इंडियन ओशियन के जो रीजन के जो कंट्रीज हैं सभी इसका पार्ट है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। कोलंबो के अंदर उसका मीटिंग हुआ, हमारे जो विदेश मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आम आदमी पार्टी जो बेसिकली जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस है, जिसको किसका स्टेटस है, नेशनल पार्टी का, और 3 इसके क्राइटेरिया हैं, पता होनी चाहिए आपको। 2% सीट हों, बट कहाँ से हों 2% सीट, 3 अलग अलग स्टेट्स से हों। इसके अलावा 4 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्ट हो जाएं, बट 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर में यहाँ पे 6% जो वोटिंग है वो यहाँ पे सिक्योर किया जाए पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और 4 स्टेट्स के अंदर में 4 स्टेट्स के अंदर में ये यहाँ पे क्या बन जाए, स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है उसको अचीव कर ले, उस पार्टी को क्या बना दिया जाता है, नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके एक पॉलिटिकल लीडर हैं जिसको राज्यसभा के लिए इंडेफिनाइट टाइम के लिए उसको यहाँ पे सस्पेंस किया गया है राज्यसभा के अंदर में। तो ये बेसिकली उनके द्वारा रूल 256 है उसको कोट किया गया कि इसके अंदर एक सेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे सस्पेंड किया जा सकता है। इतना लंबे समय के लिए करना क्यों किया गया, अगेंस्ट जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज गलत डिसीजन लिया गया है उनके द्वारा, सॉरी स्टूडेंट्स, उनके द्वारा जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर केस है जो फाइल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, सस्पेंशन के बारे में हमने ऑलरेडी भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया है। लोकसभा का जो प्रोसेस है और राज्यसभा का जो प्रोसेस है उन दोनों के बारे में तो हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया, आप इसके बारे में रीड कर लेना। सस्पेंशन का जो प्रोसेस है उसके जो रूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक हाउस के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सस्पेंशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैग के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई थी और उसी के अगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी है उसके क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि कैग के द्वारा जो द्वारका एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, भारत स्कीम है आयुष्मान भारत का,
उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की गई, जिसके अंदर जो करप्शन है उसको एक्सपोज किया, या अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे एलिगेशंस है, तो उन ऑफिसर्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स, आर्टिकल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? 148। 148 से लेकर 152 तक के जो आर्टिकल्स है, 151 तक के, सॉरी 151 तक के आर्टिकल्स इन्हीं से डील करते हैं। कैग का ऑफिस, उसी से रिलेटेड जो है पर्सन्स, उनसे रिलेटेड। स्टूडेंट्स, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रिपोर्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग में निकालते हैं आपको पता होगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, अलग अलग तरीके से इनकी जो रिपोर्ट्स है वो निकाल दी जाती हैं। इसके अलावा कैग को फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप से भी हम जानते हैं। जो हमारा यहाँ पे जो अकाउंट्स कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसके अलावा एक पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फाइनेंस कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के ये फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए, 22 मेंबर्स हैं। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1921 के समय। 100 ईयर्स हो चुके हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली वे में पूछ लिया जाए। इसके जो हेड हैं वो कौन होते हैं? क्या लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से होते हैं? राज्यसभा से 15 और कितने मेंबर हैं? 15 और 7 मेंबर हैं। लोकसभा से 15 है, राज्यसभा से 7 है। तो उसी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हैं हमारे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। इनकी जो एज है 65 एंड 6 ईयर, आर्टिकल 148, इन सभी के बारे में आप रीड करना। अब आपके लिए यहाँ पे एक देते हैं आपको होमवर्क। होमवर्क ये है कि कैग के द्वारा क्या है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है। तो हमारे यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का जो सेक्शन है एंड ऑडिट का जो सेक्शन है, तो ऑडिट और अकाउंट को यहाँ पे कैग से कब डिफ्रेंशिएट किया गया? क्या वो यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था या 44 के थ्रू किया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा है? यूपी पीसीएस का, यूपी उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हमारे यहाँ पे कैग का जो ऑडिट एंड अकाउंट है उसको सेपरेट कब किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैग प्रोसेस, ऑडिट एंड अकाउंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रजाकर के बारे में, हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स कि हैदराबाद का जो नवाब हुआ करते थे उनका एक स्पेशल फोर्स उन्होंने बनाई थी रजाकर। और रजाकर के जो यहाँ पे एट्रोसिटीज है उसके अगेंस्ट में जो हमारे यहाँ पे तेलंगाना के जो लोग हैं, इवन जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे लड़ाई करेंगे। और रजाकर की जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो बलिदान है वो दिया गया था। तो उसी का जो मेमोरियल है यहाँ पे सिचुएटेड है। उसी के रिगार्डिंग में 3 बुक्स हैं हैदराबाद के रिगार्डिंग में अलग अलग। 17 सितंबर का वो दिन है, 17 सितंबर का वो दिन है जस्ट बिफोर द ऑपरेशन पोलो, जिसके अंदर में वहाँ के जो लोग हैं और रजाकर की जो फोर्सेज हैं, जो नवाब की जो फोर्स है स्पेशल रजाकर, उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और इस 17 सितंबर को जो लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है इंडिया के साथ में, जो इंटीग्रेशन डे है उसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। अभी और भी ये न्यूज़ के अंदर है ये टॉपिक। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा रिजर्वेशन है ना उसके अंदर ये टॉपिक क्यों न्यूज़ के अंदर है? ऐसा माना गया है कि जब जो मराठवाड़ा का जो रीजन है वहाँ के जो मराठाज हैं, जब यहाँ पे हैदराबाद के अंदर में जब हुआ करते थे तो उनको किसका स्टेटस हुआ करता था? कुनबीज। कुनबीज बेसिकली कौन होते हैं? फार्मर्स का स्टेटस हुआ करता था उस समय में। तो उसी के बेसिस पे जो रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई है मराठाज को, कि यहाँ पे जो 17 सितंबर से पहले मराठवाड़ा रीजन के जो मराठाज हैं जो पार्ट हुआ करते थे हैदराबाद के, और हैदराबाद अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहता था, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहता था। हिंदू वहाँ पे मेजोरिटी है, इंटीरियर पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, बट फिर भी वहाँ के नवाब को लगता था कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। हमारी डिफेंस फोर्सेज के द्वारा ऑपरेशन पोलो है वो चलाया गया और इसको हैदराबाद को इंडिया के अंदर में मर्ज किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैदराबाद। उनकी 3 किताबें आई हैं जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। 17 सितंबर को भी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो इसका जो समिट है इंडिया के द्वारा अटेंड नहीं किया जाएगा। 2017 के समय भी इंडिया के द्वारा नहीं अटेंड किया गया था। 2019 के समय भी इंडिया के द्वारा नहीं अटेंड किया गया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू पास करता है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जो पास करता है, उसकी वजह से इंडिया के द्वारा जो कंसर्न्स है वो रेज किए जाते हैं किसके रिगार्डिंग में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे ईरान के वहाँ पे एक पोर्ट है उसको डेवलप किया था। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए कि एक पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ग्वादर का पोर्ट। ग्वादर का पोर्ट इसी के अंडर में डेवलप किया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कुछ कंसर्न्स भी हैं। जो सिल्क रूट है उसके कंसर्न्स ये हैं कि जिन भी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया चाइना की स्ट्रेटजी के साथ में, वो यहाँ पे देखिए कि डेप्थ का जो सिचुएशन है वो वहाँ पे क्रिएट हो गया। डेप्थ ट्रैप इसको बेसिकली एक बोलते हैं कि डेप्थ ट्रैप का जो सिचुएशन है वहाँ पे क्रिएट हुआ और वो कंट्री कंप्लीटली यहाँ पे बैंकक्रप्ट की जो सिचुएशन है वहाँ पे हुई है। आप देखिए कि रिसेंटली G20 की मीटिंग के समय इटली के द्वारा भी उस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो सिल्क रूट का जो रास्ता है, उसको उससे विड्रॉल की बात की गई थी इटली के द्वारा। तो ये बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको G20 मीटिंग के समय लॉन्च किया गया कि जो सिल्क रूट का जो रिवाइवल का जो कॉन्सेप्ट है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे डील किया जा सके इंडिया के द्वारा उसके काउंटर के अंदर में। बट आप देखिए कि अब इजराइल के अंदर में जो यहाँ पे वायलेंस हुआ है, और वो आप देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट है का एक सिटी है हाइपा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में। तो ये पोर्ट सिटी के थ्रू ये जो प्रोजेक्ट है वो पास होगा, बट यहाँ पे इस तरीके का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होने की वजह से कंसर्न्स वो रेज हुए हैं। क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के द्वारा उन जो हमस है उसको यहाँ पे प्रोकेट किया गया हो कि आप यहाँ पे बेसिकली एक्शंस लीजिए, और जिससे कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें डाला जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जिसको हमने डिस्कस किया। आप इनको देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से रीड एंड रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।